हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएं के पेपर में हम वीडियो में पढ़ रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हमने निर्धनता के बारे में पढ़ा था कि निर्धनता क्या है, निर्धनता से अभिप्राय क्या है, और अभी हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे कि निर्धनता की माप क्या, मेजरमेंट है निर्धनता का। किसी भी देश में गरीबी को मापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च तथा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। तो पहले जो राष्ट्रीय आय है वो हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किसी वर्ष विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं को देखा जाता है। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों को जोड़ा जाए, यह एक विवादास्पद विषय है। मार्शल के अनुसार किसी देश के श्रम और पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक साधनों से जो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, उनमें यदि सभी सेवाएं तथा विदेशों से प्राप्त आय भी जोड़ दी जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रोफेसर पिगू राष्ट्रीय आय में केवल उस व्यक्ति को सम्मिलित करते हैं जो मुद्रा में मापी जा सके। ठीक है। इसी तरह फिशर राष्ट्रीय आय में संपूर्ण उत्पत्ति के केवल उस भाग को जो किसी वर्ष उपभोग में लिया जाता है सम्मिलित करते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को ज्ञात करके हम उस देश की आर्थिक प्रगति और आर्थिक कल्याण को बता सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंक को आर्थिक कल्याण का अनुमानित सूचकांक भी माना जाता है। इसमें उस देश की आय का वितरण, लोगों के रहन सहन के स्तर, आदतों तथा प्रति व्यक्ति आय आदि को जानना संभव है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, आय की भांति ही लोगों द्वारा उपभोग पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर गरीबी को मापा जा सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गरीबी को राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, इसके बारे में हमने बात की। अब है उपभोग पर किए जाने वाले खर्च। आय की भांति ही लोगों द्वारा उपभोग पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर गरीबी को मापा जा सकता है। तब यह भी देखा जाता है कि कुल राष्ट्रीय उपभोग का कितना प्रतिशत भाग उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा काम में लिया जाता है और कितना निम्न श्रेणी के लोगों द्वारा लिया जाता है। साथ ही शहरों एवं गांवों में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च ज्ञात करके शहरी एवं ग्रामीण आर्थिक विषमता को भी ज्ञात किया जा सकता है। कई विद्वानों ने गरीबी को मापने के लिए कुछ आवश्यकताओं का कम से कम स्तर तय किया है, जिनमें उन आवश्यकताओं को सम्मिलित किया है जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। भारत में गरीबी से संबंधित सभी अनुमान भोजन पर होने वाले खर्च पर निर्भर हैं। डॉक्टर पीडी ओझा ने यह माना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 518 ग्राम और शहरी क्षेत्र में 432 ग्राम भोजन चाहिए। बीएम डांडेनकर तथा नीलकांत राथ, बीएस मनीषा आदि ने गरीबी को मापने के लिए पोषण के आधार को आदर्श माना है। इन सभी विद्वानों की मान्यता है कि भारत में प्रति व्यक्ति को
प्रतिदिन 2250 कैलोरी शक्ति प्रदान करने वाला भोजन मिलना चाहिए। 2250 कैलोरी मूल्य का भोजन जीवित रहने के लिए आवश्यक माना गया है। यदि इतना भोजन भी नहीं मिलता है तो उन्हें हम गरीब मानेंगे। हम गरीब को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अपने भौतिक जीवन की कम से कम आवश्यकताओं की भी पूरा करने में असमर्थ हो। मुद्रा के संदर्भ में गरीब लोग वे हैं जिनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं होती कि वे इतना भोजन खरीद सकें जिससे प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी उत्पन्न हो सके। अन्य शब्दों में ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समाज में गरीबी को मापने के लिए एक पैमाना प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय का भी है। यद्यपि एक विवादास्पद विषय है कि व्यक्ति आय के आधार पर उच्चता के क्रम में व्यक्ति की स्थिति बनाई जा सकती है। इस प्रकार के आंकड़ों से हम एक परिवार का खर्च और उसकी उपभोग की तुलनात्मक स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। इससे तुलनात्मक गरीबी भी प्रकट होती है। तुलनात्मक गरीबी को अमेरिका जैसे समृद्ध देशों में भी पाई जाती है। इसी क्रम में हम आगे के वीडियो में भारत में निर्धनता, पूर्ण एवं सापेक्ष निर्धनता के कारण और निर्धनता के दुष्प्रभाव कि भाई गरीबी से क्या समाज में क्या दुष्प्रभाव होते हैं, भारत में निर्धनता को समाप्त करने के किए गए प्रयास, इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।